रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज हुकूमत ने तमाम आइनी तरामीम अपने इक़्तिदार को तोल देने और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए की हैं ताकि 8 फरवरी का डाका हज़म किया जा सके। तमाम माहिरीन कानून इन आइनी तरामीम को गैर आइनी तरामीम करार दे रहे हैं। आने वाले वक्त में यही तरामीम इनके लिए वबाल जान साबित होंगी। इसी किस्म के ख्यालात का इजहार जो है जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में किया है। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपने अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में करना है जी। जैसे शायद जमील साहब, जो इस वक्त की पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आपने भी उसकी देख लिया, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या रंग लाता है। लेकिन ये जो बयान राना साहब का था, इससे तो एक बहस ये छिड़ जाती है कि क्या दोनों सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, हुकूमत ये चाहती है कि वो उन बेंचेस का हिस्सा ही ना हो। क्या ये मुमकिन है कि इस ख्वाहिश का इजहार किया जाए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा ना हो? दोनों सीनियरिटी में सबसे ऊपर है। मेरा ख्याल है आपने इससे पहले खुद ही कमेंट कर दिया है और बड़ा अप्रोप्रिएट कमेंट है। मैं इसमें ऐड करूंगा लीगल पर्सपेक्टिव से कि आप अगर किसी जज को डाउट करते हैं तो दैट इज़ इन इट सेल्फ अ कंटेम्प्ट। तो आप का ये कहना कि ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, इनको इसमें बैठना नहीं चाहिए, तो आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल केस सिर्फ वही होंगे जिसमें आइंदा और हमेशा के लिए आपकी गवर्नमेंट तो 4 साल बाद चली जाएगी, कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री हो सके। और अगर आप ऐसी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं तो आप अपने उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो आप पे एलिगेशन है कि आपने ये प्री मोटिवेटेड लेजिस्लेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है, और 25 को एक डेडलाइन बना के आपने जो हैप हैज़र्ड अमेंडमेंट्स किए हैं जो अब आपको खुद नहीं समझ आ रही कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा पॉलिटिशियंस को मोहतात होना चाहिए। जब ये जुडिशरी की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप उनको उनके रोल को डिस्कस कर, इवन आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे शायद जमील साहब, जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये बहुत ही एक नॉन सीरियस अप्रोच है कि वो जैसे बंदे का रोज़ एक ही चीज़ खाने को दिल नहीं करता, इनका रोज़ एक जज की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, हर रोज़ एक नया कानून बना देते हैं। तो ये तरीकाकार क्या मुनासिब है? कानून और आइन के साथ यही कुछ ही करना चाहिए। मैं इसके लिए नदीम साहब ऑलरेडी वर्ड यूज़ करता रहूँ कि ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही है। वो एक तरफ से आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आती है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। पहले मैं रांझा साहब की इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लेजिस्लेशन कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में और सब कॉन्टिनेंट की जो पार्लियामेंट्स हैं जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की खुद से क्रिएशन होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको लेजिस्लेशन की पावर देता है विद इन द कंटूर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये ट्राइकॉटमी में बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्टर्ब करें। ये मैं सिर्फ लीगल बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ट्राइकॉटमी जो कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं। सो ये कहना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये कहना कि हमने जजेस के हाथ से ताकत लेके तो 20 करोड़ आवाम को दे दी है, प्लीज़ लोगों को उस ठीक बात बताएं, उनकी सही एजुकेशन करें। आप हर चीज़ को सियासी ना बनाएं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जुडिशरी के रोल को पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। आपने इसको मजाक बना दिया है, आप हर जजेस का नाम लेके उनको डिस्कस कर रहे हैं और आप ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो नदीम साहब आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं तो इसकी कॉम्पिटेंस, मेरे ये कन्विक्टेड क्या कहते हैं कन्विक्शन है कि द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ये आप करेंगे तो फिर तो आप उनको कहेंगे कि जी आप 11 बजे की बजाय 12 बजे चाय पियेंगे,
5 बजे से पहले कोई जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल नहीं सकता, सुबह 7 बजे आपको आके बैठना पड़ेगा। दे कैन नॉट रेगुलेट कोर्ट्स, द लेजिस्लेचर कैन नॉट। लेजिस्लेचर यस कैन कन्फर द जुरिस्डिक्शन, वो आपको जुरिस्डिक्शन देता है, पार देता है, वंस दैट इज गिवन फिर आपका रोल ख़त्म हो जाता है, फिर उन्होंने खुद अपने आप को रेगुलेट करना है। जैसे शायद जमील साहब जो आईनी तरमीम है उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है, उसको बंदों को अगर डिफेक्ट करा के पास कराई जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी जो लीगैलिटी है वैसी फौत हो जाती है। ये तो एक ओनरशिप होती है ना कि लोगों ने अपनी फ्री विल से वोट किया, तो किसी ने डर के किया या पैसों से वोट भेज दिया, दोनों सूरत में उसकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो क्या तरीका का दुनिया में क्या है इसके ऊपर? सर इसमें ये जो वर्ड है लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो हमारे तो मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे पीएचडी हो सकती है अब, जब से ये काम शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो मैंडेट होता है, और हमारा मैंने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विच शैल बी एक्साइड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, वंस ही इज चूजन, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको डेलीगेट हो जाती पार के वो उसको कैसे यूज़ करता है। मैं 63A की पहले वाली जजमेंट के वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स के वो अगेंस्ट थी, लेकिन जिस तरीके से उसको अब जिस मौके पे और जिस तरीके से जजमेंट दी गई है, ये सारे उसके रिपरकशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इसको जो उसके अंदर डिफेक्शन है कि अगर वो पार्टी लाइन से अलावा देता है तो वो डिफेक्ट करने पे डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने का मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उसको री इलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसके डिसीजन को उन्होंने अफर्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल है कि वो वाकई विल ऑफ द पीपल किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बदकिस्मती की बात ये है कि जो जमातें आज रूलिंग पार्टी है वो भी इसका शिकार नहीं है। जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, जब वो हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो इसी चीज़ का वाविला मचाते हैं। तो हमें एज ए नेशन कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक हो, कोई हमारा मॉरल करेक्टर भी होना चाहिए जो हमें अपने रहनुमाओं में नज़र आना चाहिए। शायद जमील साहब, जो जजेस की तादाद है उसके ऊपर भी आप राय देना चाहेंगे कि 22 या 25 सुप्रीम कोर्ट में अगर की जाती है तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 59,000 पेंडिंग केसेस हैं, कर देनी चाहिए 22 या 25? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ाने से नहीं होगा इसका कोई तदारुक। एक तो जो फाइलिंग है, ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको कोई भी माजरत के साथ, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वहाँ से लेके जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आज तक, उन्होंने याहिया साहब से मैं अच्छे की एक्सपेक्ट करता हूँ, किसी ने भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया कि रेडिकली हमने लिटिगेशन को कैसे एड्रेस करना है। पूरी दुनिया में जो उसका तरीका है वो फाइलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो गलत केस फाइल करता है उस पे इतने डैमेजेस पड़ते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए लोग अदालत में आने से डरते हैं गलत क्लेम लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जजेस की तादाद में आप इजाफा करते जाएंगे तो वो रेलेवेंट तो नहीं है। वो दूध वाली मिसाल है कि जितने मर्जी उसके ऊपर चेक्स लगाते जाएंगे वो दूध और पतला होता जाएगा। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन की बात कोई करते हैं तो इन सबको बैठ के देखना चाहिए। मैं तो अपनी हाई कोर्ट में ये कहता था कि ये जो आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आप 100% कर दें कि हर फैसला सिंगल बेंच का जो है वो यहाँ पे ये अपील होगी। तो आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट जो लेके जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से, सिंध से लोग उठ के इस्लामाबाद आएंगे, तो आप उसी हाई कोर्ट में एक एपलेट बेंच बना दें, वो दूसरे जज बैठ के उसको दोबारा से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में